भारतीय बहुजन समाज के आंदोलन के इतिहास में पहली सभा है, पहली मीटिंग है, पहले सेमिनार है। इसके पहले प्लासी युद्ध पर किसी भी प्रकार का कोई सेमिनार नहीं हुआ। तो इसलिए इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, विशेषकर आयुष्मान राकेश कुमार जी, गोपाल कुमार जी और उनके टीम के युवा सदस्यगण, उनकी जो जोश है, उनकी जो तत्परता है और बहुजन समाज के प्रति जो संवेदना है, चिंता है, उसके प्रति मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो हम आज के इस कार्यक्रम में जिस इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। प्लासी वार का जो इतिहास है ठीक उसी तरह से इतिहास है जिस प्रकार का भीमा कोरे गांव का इतिहास है। मैं भीमा कोरे गांव के इतिहास की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरी इस कार्यक्रम में चर्चा होने वाले विषय के संदर्भ में बात को समझ जाएं। 1 जनवरी 1818 को कोरे गांव में अंग्रेज़ों और पेशवाओं के बीच में घनघोर युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से महाराष्ट्र के महार लोग थे, महार अछूत होते हैं, जिन्होंने पेशवाओं को हराया था। और पेशवा जो शासक थे वही शासक थे जो दलितों के, अछूतों के गले में टहरी और कमर में झाड़ू बांधने का राज्यादेश दिए थे। इसलिए महारों ने अंग्रेज़ों के पक्ष में होकर के युद्ध लड़ा और पेशवाओं को स्थापित किया, पेशवाओं को हराया। जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग थे, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनको पहचाना, उनकी शक्ति और सामर्थ्य को जाना और उनको सेना में शामिल किया। और उसी सेना के बल से वो यहाँ पर समय समय पर युद्ध जीतते गए और स्थापित होते गए। तो जो कोरेगांव का जो आंदोलन था, जिसमें महारों ने, अछूतों ने अंग्रेज़ों को स्थापित किया था पेशवाओं को हरा करके, वो दूसरा मुक्ति आंदोलन था। वह दूसरा बहुजनों के लिए उन्नति और उद्धार का एक संग्राम था। इसके पहले 1818 के पहले एक और आंदोलन हुआ था जिसे प्लासी वार के नाम से जाना जाता है, और वो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों और मनुवादी समर्थित मुगल शासकों के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला उस समय मुगल शासक के उत्तराधिकारी के रूप में थे। एक तरफ वो थे और एक तरफ अंग्रेज़ थे। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में जो अछूतों की सेना थी, जिसमें विशेषकर पश्चिम बंगाल के दूसरा जाति के लोग थे, वे लोग थे। तो इन दोनों जो संग्राम है, इन दोनों जो युद्धों को हम याद करते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि हम अपने इतिहास में ये देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने मुक्ति के लिए, अपने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। जैसे ज्योतिबा फुले महज 7वीं क्लास पास थे, और जिस समय वो 7वीं क्लास पास किए थे उस समय
उनका उम्र 21 साल का था। तो उनको प्रेरणा कहाँ से आई? आजकल 21 साल के बच्चे अपने कैरियर के बनाने में संघर्षरत रहते हैं। उस समय 1847 में ज्योतिबा फुले ने 7वीं क्लास पास की और 1848 ईस्वी में उन्होंने स्कूल खोल दिया। तो इतनी कम उम्र में उनको प्रेरणा कहाँ से आई? तो उनको शिवाजी के बारे में पता था कि शिवाजी दलित पिछड़े समाज के शासक थे और जिन्होंने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। तो वो शिवाजी की समाधि पर जाते थे। ये हमारे समाज के शासक थे, हमारे समाज के लिए लड़े। और सबसे बड़ी बात है कि जिन शास्त्रों में शूद्रों को राजा और सेनापति और न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं था, उस मुथक को तोड़ करके शिवाजी राज्याभिषेक करा करके राजा बने थे, राज मुकुट पहने थे। इसलिए ज्योतिबा फुले छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि पर जाते थे, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर जब सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में दुनिया में उतरे तो भीमा कोरेगांव के जो वार मोन्यूमेंट है, जो स्मारक है, युद्ध स्मारक है, वहाँ जाते थे। वहाँ जाकर के कृतज्ञता व्यक्त करते थे उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने पेशवाओं को हरा करके अंग्रेजों को जिताया। क्योंकि अंग्रेज यहाँ के अछूतों को सेना में नौकरी देते थे और जो अछूत, जो अनटचेबल वर्ग के लोग सेना में ज्वाइन करते थे आर्मी के रूप में, उनके लिए एक कानून था, अनिवार्य कानून था कि उनके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ना लिखना जरूरी था। जहाँ मनुस्मृति के कानून ने, जहाँ पेशवाओं के कानून ने यह नियम बनाया था कि जहाँ अनटचेबल वर्ग के लोग, जहाँ अछूत समाज के लोग पढ़ेंगे तो उनके जीभ काटा जाएगा, सुनेंगे तो उनके कानों में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि अछूत समाज के लोग यदि आर्मी में जाएंगे तो जो आर्मी के जवान होंगे उनके बच्चे अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी में जो बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के भारत के संविधान लिखे और भारत के संविधान में हमारा भविष्य लिखे, इसके पीछे का इतिहास ये था कि उनके पिताजी और दादाजी सेना में थे। रामजी सकपाल और मालोजी सकपाल सेना के जवान थे। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। तो अंग्रेजों को भारत में दीर्घ काल तक शासन करना था, इसलिए ये ब्राह्मणों को भी मिलाकर के रखते थे। तो कहीं कहीं उनकी भी बात मानते थे। इसलिए जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ 1891 में, उस समय एक अंग्रेज शासक था लॉर्ड किचेनर, उसने अछूतों को सेना में प्रवेश करने का जो प्रावधान था उसको बंद कर दिया। तब उस समय बाबा साहब जब 5-7 साल के हुए तो उनके पिताजी जब रिटायर कर गए थे तो बाबा साहब के स्कूल में एडमिशन की समस्या आ गई, क्योंकि उस समय जो अनटचेबल वर्ग के लोग थे उनको सेना में एंट्री नहीं मिलती थी, और सेना में एंट्री नहीं मिलती थी तो स्कूलों में भी एंट्री नहीं मिलती थी। तो बाबा साहब के यहाँ एडमिशन की समस्या खड़ी हो गई। तो उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी ने हवाला दिया अंग्रेज़ों को कि मेरे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने आपकी सेवा की है, आपके तरफ से सैनिक के रूप में हमने खून बहा करके आपको स्थापित किया है, इसलिए आप हमारे बच्चों का एडमिशन करिए। यह कह करके बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल ने उनको सतारा के स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। और तब वही भीमराव अंबेडकर
ने जो किया वो सब आप जानते हैं। तो ये जो बाबा साहब का जो एडमिशन हुआ और उनके पिता और दादा का जो सेना में एंट्री हुआ, उसके पीछे यही दो युद्ध का परिणाम है, 1818 और 1757 की क्रांति। तो 1858 जो था वो बाद में हुआ था और 1757 जो था वो पहले हुआ था। तो 1757 की जो वार था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, वह वस्तुतः कहा जाए तो भारत के मूल निवासियों और मनुवादियों के बीच में लड़ा गया युद्ध था। और वो युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। अगर उस युद्ध में हमारे पूर्वज भाग नहीं लेते, क्योंकि उनको न पढ़ने लिखने का अधिकार था, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं था, उनको अच्छा से खाना खाने का अधिकार नहीं था, तो जब किसी व्यक्ति को सारी विकास के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो उसके सोचने समझने की शक्ति भी बंद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में 1757 के हमारे पूर्वजों ने अपनी और अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी के प्रारब्ध के लिए हाथों में तलवार थामा और पलासी के वार में अपना खून को बहाया। हमको जब 2 दिन खाना नहीं मिलता है तो हमारे दिमाग में पेट के भूख मिटाने की सिवा और कुछ नहीं सूझता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने 1857 में जिन्होंने युद्ध लड़ा पलासी का, उन्होंने तलवार उठाया। उनके सामने ये जो एक कहावत थी कि आगे शेर पीछे कुआं, वह कहावत थी। तो उन्होंने उस भूखे पेट, उस साधन सुविधा के अभाव में, अधिकार के अभाव में शेर से लड़ना मुनासिब समझा। और जब आदमी शेर से लड़ता है तो उसके सामने सिर्फ शेर को परास्त करने की बात सोचता है, मौत की बात नहीं सोचता है। यदि हम जहाँ डर जाते हैं वहाँ मर जाते हैं। इसीलिए लॉर्ड क्लाइव ने उस प्लासी के युद्ध में वहाँ के जो एबोरिजिनल इंडियन थे, जो भारतीय मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों का उपयोग किया। ये सताए हुए लोग हैं, ये समाज के निचले स्तर के लोग हैं और इनको भी लॉर्ड क्लाइव जैसे सहायता देने वाले, सहयोग देने वाले लोगों की ज़रूरत है, इसलिए ये उनका सपोर्ट किया। तो सिराजुद्दौला एक मुग़ल सेना का नवाब था। हमारे देश में मुग़ल 1526 में आए और औरंगजेब के शासन तक मुग़ल बेहतरीन ढंग से शासन चलाए। उस समय जिस समय भारत में अंग्रेज आए थे, मुग़लों का शासन था, औरंगजेब सत्ता में था और विभिन्न क्षेत्रों में नवाब द्वारा भारत में शासन होता था। तो उस समय पश्चिम बंगाल में, आज का जो पश्चिम बंगाल है, उस समय का पश्चिम बंगाल बहुत बृहत्तर स्टेट था। उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश भी पश्चिम बंगाल में था। तो एक रेवेन्यू का अच्छा स्टेट था, व्यापारिक केंद्र था, इसलिए वहाँ और भी बाहरी लोग आकर के स्थापित हुए थे। अंग्रेज़ों के आने के पहले डच, फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग आ गए थे, अंग्रेज स्थापित हो रहे थे। 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए थे। अंग्रेज मतलब अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय अंग्रेजी सेना नहीं, अंग्रेजी हुकूमत नहीं आई थी। जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था वो अंग्रेजी रूलर से नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके
शासनकर्ताओं, प्रबंधकर्ताओं के साथ युद्ध हुआ था। तो औरंगजेब कमज़ोर हो रहा था। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो पश्चिम बंगाल का जो नवाब था उस समय मुर्शीद अली खान नाम का नवाब था। नाम याद रखिए, मुर्शीद अली, उसी के नाम पर कलकत्ता में मुर्शिदाबाद शहर बसाया गया है। तो मुर्शीद अली खान कलकत्ता का नवाब था। जब सेंट्रल शासक की मृत्यु हो गई तो ये अपने आप को कलकत्ता का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हालांकि वो केंद्रीय सत्ता को टैक्स देता था, लेकिन उसका एक छत्र राज हो गया। तो एक तरफ मुर्शीद अली खान और दूसरे तरफ डच, फ्रेंच, फ्रांसीसी और तीसरे तरफ अंग्रेज भी अपने पैर पसारे में लगे हुए थे। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष था। और मुर्शीद अली खान पहला व्यक्ति था जिसने, उस समय पश्चिम बंगाल की राजधानी ढाका में थी, तो वो ढाका से उठा करके ले लाया कलकत्ता के मुर्शिदाबाद में। तो कलकत्ता की राजधानी कुछ दिन मुर्शिदाबाद भी रहा है। तो जो मुर्शीद अली खान था वो कुछ दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलीवर्दी खान पश्चिम बंगाल का नवाब बनता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि इस प्लासी वार के महत्व को आप बेहतर ढंग से समझ सके, और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने भूखे पेट हाथों में तलवार लेकर के अपने और हमारे मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा था, उसी प्रकार हम आज संकल्प कर ले कि आगे आने वाला जो हमारा संतति होगा वो मुक्त होगा, उसकी उन्नति और उद्धार का रास्ता प्रशस्त होगा। क्योंकि आज से हमें बहुत से कामों की शुरुआत करनी है। तो मुर्शीद अली खान के बाद अलीवर्दी खान पश्चिम बंगाल के नवाब के रूप में अवतरित हुआ। वो काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन चारों ओर युद्ध से वो घिरा हुआ था, इसलिए ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह पाया, वह भी मर गया। तो अलीवर्दी खान के 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों में से एक बेटी का जो बेटा था वह था सिराजुद्दौला। यानी सिराजुद्दौला को जो गद्दी मिली, जो शासन मिला, वह अपने नाना के उत्तराधिकारी के रूप में मिला। तो देखिए, हम लोग कहते हैं, अभी जन्मेजय जी ने बोला है कि 50,000 सैनिक एक तरफ और 2,500 सैनिक एक तरफ। युद्ध कैसे जीती जाती है? रणनीति से जीती जाती है। ताकत से ज़्यादा युद्ध जीतने में रणनीति की जरूरत पड़ती है। हम लोग रणनीति से काम नहीं करते हैं, इसीलिए आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग देश के शासन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए हैं। तो रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सिराजुद्दौला शासक बना अपने नाना के उत्तराधिकारी के रूप में। तो उसकी जो 2 मौसी थी, एक ढाका की थी, एक पटना की थी। तो एक उसकी मौसी और एक उसका मौसेरा भाई शौकत जंग, ये दोनों उसके विरोधी हो गए। तो सिराजुद्दौला के विरोधी उसके परिवार से ही 2 आदमी हो गए, एक उसकी मौसी और एक उसका मौसेरा भाई शौकत जंग। और तीसरी जो शक्तियां जो उदय हो रहा था वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में शासन को जमाने के लिए मुगलों से ही अनुमति लेकर के व्यापारिक केंद्र खुले। तो कलकत्ता आज जो शहर बसा है वो कालीकट नाम के गांव था पहले। तो अंग्रेजों ने इन्हीं मुगलों से कालीकट, सुतानाती और एक और नाम है, 3 गांव को मांगा था। वही 3 गांव मिलकर के आज कलकत्ता बन गया है। तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराने के लिए, डच, फ्रेंच को हराने के लिए, मुगलों को शिकस्त देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कलकत्ता में एक किला का निर्माण किया। वो किला आज भी है, वह फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है।
तो फ्रांसीसियों को हराने के लिए अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम पर तोपे बैठाया। इससे सिराजुद्दौला नाराज हो गया, कहा कि मेरे ही राज में युद्ध छिड़ रहा है। तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसमें अंग्रेजों की पराजय हो गई। और यहाँ पर एक और घटना घटती है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 143 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया 2 दिन के लिए। और एक छोटी सी कोठरी में जून के महीने में जब 143 आदमी बंद हो गए तो दम घुटने से उसमें सारे लोग मर गए, सिर्फ 20-25 आदमी बचे थे। तो इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल। हालांकि इतिहासकार जो नकली इतिहासकार हैं, जो गलत इतिहास लिखते हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो ब्लैक होल को नकारते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये होल नामक जिस कोठरी में यह भी था, वह आंखों देखी इतिहास लिखा है कि ऐसी घटना हुई थी। उसमें से जो कुछ बच गए थे उसी में से एक होल नाम करके अंग्रेजी इतिहासकार था, उसने लिखा है किताब में कि ऐसी घटना हुई थी। तो उससे अंग्रेज और भड़क गए। तो परिस्थितियां तैयार हो गई पूरे सिराजुद्दौला के विरुद्ध। 2 मौसी विरुद्ध में, एक मौसी, एक मौसेरा भाई, एक अंग्रेज लोग, और तीसरी चौथी तरफ जो मूल निवासी लोग थे, अछूत समाज के लोग थे, ये भी अपने मान सम्मान और जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय लॉर्ड क्लाइव जो थे वो मद्रास में काम देख रहे थे। उनको मद्रास से बुलाया गया पश्चिम बंगाल में। और जब पश्चिम बंगाल में आए तो सारी परिस्थितियों को आकलन करके इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो भारत के जो मूल निवासी लोग थे, जो अनटचेबल लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनको सेना में लिया। और वो कौन थे? ये अंग्रेजों ने लिखा था कि लॉर्ड क्लाइव ने जिन लोगों को अपने सेना में लिया वो भारत के मूल निवासी थे। और बाबा साहब ने अंग्रेजों के इस शोध को, रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए बात को यहाँ तक लाया कि लॉर्ड क्लाइव के युद्ध में जो अंग्रेज लोग थे वो मूल निवासी थे, अछूत थे और दुसाध जाति थे। ये बाबा साहब ने अपने राइटिंग स्पीच में लिखा हुआ है, वॉल्यूम अंग्रेजी के 12 में। तो पश्चिम बंगाल के दुसाधों को सिराजुद्दौला ने अपने सेना में शामिल किया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मिर्जाफर, उसको विश्वास में लिया। और तीसरा काम किया कि जो घसीटी बेगम थी, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसको विश्वास में लिया। और उसका मौसेरा भाई शौकत जंग, उसको विश्वास में लिया। और इसके बाद युद्ध, जब कम संसाधन में आपको युद्ध लड़ना है तो आपको ताकत से ज़्यादा दिमाग से काम लेना होगा। हम लोग दिमाग से काम नहीं लेते हैं, हम लोग भावनाओं से काम लेते हैं, उबल पड़ते हैं। तो पहले इससे काम लेना होता है। अब युद्ध की स्थिति बन गई। युद्ध की स्थिति बन गई तो लॉर्ड क्लाइव के तरफ 2200 सैनिक थे। उस 2200 सैनिक में से लॉर्ड क्लाइव के सैनिक में 80% अनटचेबल थे। उस 2200 सैनिक में से 500 लड़ाकू को हुगली नदी को पार कराया गया और प्लासी ग्रुप में भेजा गया जहां पर युद्ध हुआ था। और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के 50,000 सेना, जिसमें से मिर्जाफिर अपने सेना को लेकर के एक ओर खड़ा निष्क्रिय था। और ये 500 सैनिक हुगली पार करके प्लासी मैदान में पहुंचे और शाम के 2 बजे युद्ध आरंभ हुआ और 4 बजे तक चला, मात्र 2 घंटा।
भीमा कोरेगांव का जो युद्ध था वो 24 घंटा चला था और उसमें 500 सैनिक थे अंग्रेज़ों की तरफ से और 28,000 सैनिक थे पेशवाओं की तरफ से। और पलासी में 500 सैनिक थे अंग्रेज़ों की तरफ से और 50,000 सैनिक थे मुगलों की तरफ से। ये रणनीति थी। ये बात सही है कि मीर जाफ़र को पश्चिम बंगाल के नवाब बनाने के प्रलोभन दे करके अंग्रेज़ों ने उसको पटा लिया था। और दो उधर एक मौसेरा भाई एक मौसी विरोध में थे ही, और जो 500 लोग थे वो जिंदा रहते हुए भी मृत के समान थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ऐसे भी मरे हुए हैं तो लड़कर के ही क्यों न मरना। जब किसी बात के मान व्यक्ति के पास मान स्वमान स्वाभिमान की बात आ जाती है तो अपने जानों की बाजी लगा देता है। तो इसी नियत से ये 500 सैनिक जो हैं सिराजुद्दौला के सैनिक के साथ भिड़ गए और उस लड़ाई में देखिए किसी भी युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में राजा का गिरफ्तार होना क्या बतलाता है? युद्ध का अंत। किसी भी लड़ाई में सेनापति का मारा जाना क्या बतलाता है? युद्ध का अंत। और यही दोनों हुआ। 500 दुसाध सैनिकों ने 2 घंटा के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो दूसरा सेनापति था मीर बदन, उसको कत्ल कर दिया युद्ध के भूमि में और राजा को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी भी कत्ल हो गई सिराजुद्दौला की, और यहीं पर युद्ध फतह हो गया। ये है हमारे पूर्वजों की कहानी। ये है हमारे पूर्वजों की कहानी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम 50,000 सैनिकों के सामने जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। इनके दिमाग में मौत फ्लैश नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्य की आज़ादी और मुक्ति और अपने आने वाले वंशजों की जो खुशहाली थी वो दिख रहा था। तो यही जज्बा अगर आज हमारे अंदर में आ जाए तो निश्चित आज हम भारत का हुक्मरान बन जाएंगे और पूर्वजों के इतिहास को दोहरा देंगे। तो इस प्रकार ये युद्ध की कहानी है। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो ये 2 घटनाओं से इनकार करते हैं, ब्लैक होल की घटना से और युद्ध होने की घटना से। वो बोलते हैं युद्ध हुआ ही नहीं, मीर जाफ़र को पटा लिया, युद्ध हुआ नहीं। भाई साहब, अगर युद्ध नहीं हुआ तो मीर मदन कैसे मारा गया, सेनापति कैसे मारा गया? युद्ध नहीं हुआ, राजा गिरफ्तार कैसे हुआ? तो इसलिए मेरे बंधु, हमको सिर्फ सत्ता 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 कहते रहने की जरूरत नहीं है। हमें जानना है, इतिहास को जानना है। आप इतिहास को जानेंगे नहीं तो तर्क कैसे करेंगे? इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है कि इतिहास के जानने से हमें हमारे पूर्वजों की शौर्य गाथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जब हम अपने पूर्वजों के शौर्य गाथा के बारे में आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं ना कि हम उसका संतान है जो विश्व में 6ठे दिमाग वाला व्यक्ति था, सबसे तेज दिमाग का व्यक्ति था, जो महानतम भारतीय था, जो भारत रत्न था, जिसने भारत का संविधान लिखा, उसके हम वंशज हैं, ऐसा आज हम सीना ठोक कर कहते हैं। इसीलिए इतिहास जानना चाहिए कि ऐसे अनेकों वीर सेनानी हमारे समाज में पैदा हुए जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और पुनः उनकी इतिहास को दोहरा सकते हैं। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से शक्ति जगती है और उस शक्ति से हम सत्ता की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए हम प्लासीवार के बारे में पिछले साल से बहुत लेख लिखे, फेसबुक पर लिखे, व्हाट्सएप पर लिखे, आप लोग जैसे लोगों को बताए। तो पिछले साल बहुजन समाज के जो टीवी मीडिया वाले हैं, यूट्यूब चलाने वाले हैं, इन लोगों ने नोटिस लिया। दलित दस्तक ने इसको चैनल पर चलाया। एक भाई ने एक फिल्म बना दिया, एक टेली फिल्म बना दिया। मैंने जो पोस्ट लिखा था उसी पर, और MNT न्यूज़ चैनल वामसेप वालों ने मेरा कार्यक्रम लिया। तो इस तरह से ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश में फ्लैश हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज भारत में पहली बार प्लासीवार
शौर्य दिवस के रूप में हुसैनाबाद के नौजवान लोग मना रहे हैं। तो ये कार्यक्रम, तो जानकारी कितनी ज़रूरी है कि जानकारी के कारण ही आप इसका महत्व समझे और उस महत्व को समझ करके आज जो है से आप इसकी गाथा गा रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे पास गौरव करने के लिए बहुत चीज़ है, बस जानने की ज़रूरत है। तो जब आपसे कोई तर्क करता है कि सिराजुद्दौला का जो पलासी वार हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं तो सेनापति कैसे मारा गया, शासक गिरफ्तार कैसे हुआ, ये सब आपको जानना है। तो एक हमारे शक्ति और साहस और शौर्य पर पर्दा डालने के लिए इतिहास में ऐसी बातें करते हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वो जानने के लिए पढ़े, सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं, सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में कुछ देने के लिए, ताकि वो आगे आने वाले संतति उसे कुछ सीख सके। तो ऐसा हमें इतिहासकार पैदा करना होगा जो सही इतिहास लिखे और सही इतिहास के ऊपर से पर्दा हटाए। सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं करना है। मैं नौजवानों से ये अपील करूंगा, उनको ये बताना चाहूँगा, यदि आप सिर्फ पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बैंक बैलेंस, फ्लैट फिएट और दौलत प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चोर भी चोरी करके, डकैत भी डकैत करके ये सब धन प्राप्त कर लेता है, जेल जाता है, फिर छूट जाता है। घोटाला करने वाले अरबों करोड़ों रुपया घोटाला कर लेते हैं, भले जेल जाते हैं, उनके पूर्वज ऐश तो करते हैं ना। तो धन कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा का मतलब है आदमी को सामाजिक और नैतिक बनना। सामाजिक बनने का मतलब समाज के दुख दर्द को समझना। यदि आपको पड़ोसी के दुख दर्द को समझ करके आपको दुख दर्द नहीं हो रहा है तो बेकार है आपका पढ़ा लिखा होना। तो आप में और एक सुअर में कोई अंतर ही नहीं है। वो भी खाता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है, मर जाता है। अगर हम पढ़ लिख करके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन करके यही काम करें तो पशु और हम में क्या अंतर है। तो इतिहास जानने का यही मतलब होता है कि आप तर्क कर सकते हैं। तर्क में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वह आस्था से चलती है। हमें तर्क से चलाना है और तर्क चलाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके घरों में एक पुस्तकालय रखना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ने की आदत डालने पड़ेगी। देखिए, जो मनुवादी समाज है, जिससे हम गुलामी में, जिसकी गुलामी से हम तर्क रखते हैं, उस घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को संस्कार देते हैं। माएँ गायत्री मंत्र सिखाती है, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाती है। अभी पूरे देश में हनुमान चालीसा पर जोर शोर चल रहा है। वो अपने संस्कार संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। आप संविधान की बात क्यों नहीं करते हैं? संविधान की आर्टिकल जानने की क्यों नहीं बात करते हैं? धम्मपद की क्यों नहीं बात करते हैं? आप बुद्ध धम्म की क्यों नहीं बात करते हैं? तो जब उनके घरों में बच्चा पैदा होता है तो उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि तुम इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जाति में पैदा हुए हो। सिखाया जाता है ना, सबसे श्रेष्ठ जाति में पैदा हुए हो, तुम इस धरती का भूदेव हो, जीता जागता ईश्वर का स्वरूप हो, ईश्वर का दूत हो। इसलिए उसको गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, हनुमान चालीसा सिखाया जाता है, रामचरितमानस पढ़ना सिखाया जाता है और अपने पूर्वजों की बात सिखाई जाती है। तुलसीदास वाल्मीकि की बात कही जाती है, 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कही जाती है। आपके घरों में बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हैं? आज करके पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ने लिखने का मशीन बनाते हैं। ये करो, वो करो, कोचिंग करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोटा जाओ, एलेन जाओ, लेकिन कभी संस्कार की बात नहीं करते, कभी बुद्धिज्म की बात नहीं करते, कभी त्रिशरण पंसिल नहीं सिखाते हैं। आपके कितने घरों के बच्चे हैं जो त्रिशरण पंसिल 5 वर्ष की अवस्था में रट लिए हैं? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी मनुवादी के घर में जाइए और उस बच्चे को कहिए गोड़ लागी बाबा, तो वो आपको आशीर्वाद देगा। उसको पता है कि हम श्रेष्ठ हैं,
लेकिन आप अपने बच्चों को घर में त्रिशरण पंचशील नहीं सिखाते हैं। इसमें माँओं की ज़्यादा भूमिका है, महिलाओं की ज़्यादा भूमिका है कि महिला के गोद में बच्चे सबसे ज़्यादा समय तक रहते हैं। बच्चे 10-15 साल तक माँ के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो माँ को संवेदनशील, वो माँ पढ़ी लिखी हो अथवा न हो, लेकिन इतना उसको समझ होनी चाहिए कि हम बाबा साहब की बात इससे करें, हम बुद्ध की बात इससे करें, हम त्रिशरण पंचशील की बात इससे करें। तो संस्कार बचपन से जन्म लेते ही उसको देना चाहिए। आप बुद्ध वंदना की बात करिए, त्रिशरण पंचशील की बात करिए, महामंगल सूत्र की बात करिए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। प्रत्येक रविवार को आपको बुद्ध विहार में जाना पड़ेगा। बुद्ध विहार नहीं है तो घरों में जाना पड़ेगा। वो तो मंदिर जाते हैं, ईसाई लोग गिरजाघर में जाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में सिख लोग जाते हैं। आप किस में जाते हैं? प्रत्येक संडे के आपके यहाँ बुद्ध कथा होती है, धम्म कथा होती है? नहीं होते हैं। तो बच्चे संस्कार कहाँ से सीखेंगे? यदि आप अपने बेटा और बेटी को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बना भी देंगे तो वो बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। क्योंकि आज हमारे देश में प्रोफेसर की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है, कमी है हमारे समाज के प्रति गहराई से संवेदनापूर्ण सोचने वालों की, कि जो वह बाबा साहब की तरह सोचे, जो वह ज्योतिबा फूले की तरह सोचे, जो वह सावित्री बाई फूले की तरह सोचे। सावित्री बाई कितनी पढ़ी लिखी थी। तो इन सारी चीज़ों को हमें सोचना होगा। तो ये जो पलासीवार जो था वो हमारे बहुजन समाज के मुक्ति का पहला द्वार था। अगर पलासी युद्ध नहीं होता तो कोरेगांव युद्ध नहीं होता। अगर पलासी युद्ध नहीं होता तो भारत में अंग्रेज स्थापित नहीं होते। अगर भारत में अंग्रेज स्थापित नहीं होते तो हमें सेना में जाने का अधिकार नहीं मिलता। अगर हमें सेना में जाने का अधिकार नहीं मिलता तो हम शिक्षित नहीं होते, और हम शिक्षित नहीं होते तो न पैदा होते ज्योतिबा फूले और न पैदा होते बाबा साहब आम्बेडकर, और बाबा साहब आम्बेडकर न पैदा होते तो भारत का संविधान नहीं होता। और बंधुओं, भारत का संविधान नहीं होता तो आज हम इसी उच्च मन से चिल्ला नहीं रहे होते। तो ये लड़ी है, ये कड़ी है, इस कड़ियों को जोड़ना है। इसलिए हमें इतिहास को जानना है, हमें ऐतिहासिक स्मारकों पर जाना है। तो जिस तरह से कोरेगांव में हर बरस मेले लगते हैं, क्रांतिकारियों के मेले लगते हैं, उसी तरह से पलासीवार युद्ध का विजय स्मारक मुर्शिदाबाद में ही बना हुआ है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर चित्र बना हुआ है दाहिने तरफ, ठीक कोरेगांव में। मुझे लगता है कोरेगांव वाले लोग इसी की प्रेरणा से बनाए होंगे। यहाँ पर कोई नहीं जाता है, लोग देखने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों को एक तीर्थ स्थली के रूप में, दर्शनीय स्थली के रूप में पलासीवार मोन्यूमेंट के पास जाना चाहिए, और इस युद्ध के फतह करने वाले पूर्वजों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहिए। तब हम साहस से कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज वीर थे। तो ये नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिम बंगाल में। हमें यहाँ जाना चाहिए और जाकर के अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। तो हम भारत के मूल निवासी, भारत में रहते हुए जिस तरह गुलाम थे, उसी तरह हम अपने ही देश में विदेशियों का साथ दे करके, विदेशियों को परास्त करके हम खुद को मुक्त कर लिए। हम अपने ही देश में जब गुलाम हो सकते हैं तो हम किससे लड़ने जाएंगे बाहर में? हम उससे लड़ने जाएंगे जो हमारे ही धरती पर हमको गुलाम बनाया है। तो अंग्रेज भी विदेशी और मुगल भी विदेशी, दोनों विदेशी थे। तो हम लोगों को इसमें से एक को चुनना था, और वो थे अंग्रेज, जो हमारे कसौटियों पर थोड़ा थोड़ा खरा उतरते थे। इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया। पेशवाओं तो हमारे लिए पढ़ने लिखने का रास्ता बंद कर दिया था, दंडनीय बना दिया था, वो पेनलाइज कर दिया था एजुकेशन को, वो हमारे ही धरती पर।
इसलिए हमें हमारे ही धरती पर विदेशियों का साथ देकर एक विदेशी को परास्त करके हमें अपने उन्नति और मुक्ति का प्रारब्ध लिखना पड़ा। इसलिए ये अपने देश के लोगों द्वारा अपने ही देश से लड़ करके विजय प्राप्त करने का अनूठा कहानी है पलासीबाग और कोरेगांव युद्ध। इसलिए मेरे बंधुओं, ये जो आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा बहुजन मूवमेंट का, तो आज के दिन का इतिहास लिखा जाएगा कि भारतीय मूवमेंट के इतिहास में प्लासी वार का जो पहला सेमिनार कहाँ हुआ था, हुसैनाबाद में हुआ था। आज 26 जून है और 26 जून छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है। छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी महाराज के पोता थे। तो आज का दिन जो है वो प्रतिनिधित्व दिन के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि साहू जी महाराज कोयरी जाति के थे, कुर्मी जाति के थे, और कुर्मी जाति को शूद्र माना जाता था। इसलिए ब्राह्मणों ने जब शिवाजी को राज्याभिषेक किया तो हाथ से तिलक नहीं लगाया, पैर के अंगूठा से तिलक लगाया, क्योंकि शूद्रों को छूना भी पाप था। उन्हीं के पोता साहू जी महाराज थे, और साहू जी महाराज सोलापुर के राजा थे। सोलापुर में जब राजा बने तो उनके ऑफिस में 90% ब्राह्मण थे, 3% ब्राह्मण 90% नौकरियों पर कब्जा किए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले भारत में आरक्षण दिया 50% पिछड़ी जाति को। पिछड़ी जाति उस समय SC, ST, OBC और ये तीनों मिलाकर के पिछड़ा वर्ग कहा जाता था। साहू जी महाराज पहले व्यक्ति थे, पहले शासक थे जिन्होंने पिछड़ी जाति को 50% आरक्षण दिया। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में जब कानून मंत्री बने तो अंग्रेजों से 8% रिजर्वेशन दलितों को दिलवाया था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 22.5% SC, ST का आरक्षण मिला, और ओबीसी के लोगों में मत नहीं बना तो आर्टिकल 340 का निर्माण कर दिया कि 340 के तहत राष्ट्रपति देश में ये पता लगाएगा कि कौन ओबीसी है, उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति को पता करके उसको सुविधा देगा। और इसी की तहत मंडल कमीशन लागू है, जिसमें आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। तो इसलिए आज हम छत्रपति साहू जी महाराज के का भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि आज वो नहीं होते तो शायद हमें संविधान में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, आरक्षण खैरात नहीं है। हमारी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी हमारी प्रत्येक विभागों में होना चाहिए। हमारे जो HL दुसाद साहब है, उनका पूरा जीवन इसी के प्रचार प्रसार में लग गया। डाइवर्सिटी क्या है? सामाजिक भागीदारी है, यानी जितनी हमारी संख्या है उसकी भागीदारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में होनी चाहिए, प्रत्येक सेक्टर में होनी चाहिए। यही प्रतिनिधित्व है, यही डाइवर्सिटी है, यही सामाजिक सिद्धांत है। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं उनको कहना चाहूँगा जो भारत के संविधान के आरक्षण के प्रावधान से लाभान्वित होकर के जनप्रतिनिधि बने हैं, जो MP बने हैं, जो MLA बने हैं, जो मुखिया बने हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज से 35-40 साल पहले मुखिया का मतलब क्या होता था? मुखिया का मतलब होता है बाबू साहब। सही कह रहे हैं कि नहीं? मुखिया का मतलब होता था गौवा। सही कह रहे हैं कि नहीं? कोई सोच नहीं सकता था कोई महिला ठेपाधारी की वह भी मुखिया बनेगी। कोई दुसाद, चमार, धोबी, डोम का बच्चा सोच नहीं सकता था कि वो भी मुखिया बन जाएगा। आज मैं गर्व से कहता हूँ उसी भारत के संविधान के बदौलत 25-25 साल का नौजवान लड़का मुखिया बना है। हमारे बगल में नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं, इनको देखिए, इनको देख करके हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि ये भारत के संविधान का ये कमाल है। आर्टिकल 43 में पंचायती राज की व्यवस्था है और उस आर्टिकल 43 के D में
SC और ST के रिजर्वेशन की व्यवस्था है। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो मंगरी, बुधनी, बिफनी मुखिया बनती क्या? आप लोग बोलिए, बनती क्या? तो उनको जीत करके सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले बाबा साहब के प्रतिमा के पास जाना चाहिए। जैसे फूले किसके समाधि के पास जाते थे? किसके समाधि के पास? शिवाजी के समाधि के पास जाते थे। जैसे बाबा साहब कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? कोरेगांव जाते थे। वैसे आज के जनप्रतिनिधियों को जीत करके कहाँ जाना चाहिए? जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, जहाँ बुद्ध विहार है, जहाँ स्कूल है, और जा कर के बोलना चाहिए कि मैं आपके लिए ये करने आया हूँ, ये देने आया हूँ। ये भारत के संविधान के कर्ज उतारने वाली संकल्प है। ये जो विधायकी, सांसदी और मुखिया की कुर्सी राज करने के लिए नहीं मिला, काज करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए मिला है? काज करने के लिए मिला है, काम करने के लिए मिला है। राज करने के लिए तो वो जीतते हैं, उनका काम है राज करना, आपका काम है काज करना। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।